गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी ईरान और यूएसए के बीच में कि कैसे ये जो युद्ध है इसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं। लगभग 21 घंटे तक ये दोनों देशों के बीच में बातचीत जो चली, बट इन दी एंड ये जो टॉक्स थे ये फेल हो गए। अब आखिर ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? देखो, इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर इसका ब्लेम डाला है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने कहा कि देखो यार, ईरान जो है ना, वो यहाँ पर एक कमिटमेंट दे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब ईरान का कहना है, देखो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, पर हमारा एक सॉवरेनिटी है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पीसफुल पर्पसेस। अब मतलब ब्लेम गेम चल रही है। ऑन द अदर हैंड ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला कि नहीं देखो, यूएसए जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो बातचीत थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो देखो, 2 हफ्ते का रफली यहाँ पर टाइम था। अब देखते हैं कि 2 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेते हैं। राइट। तो अभी फिलहाल स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तो लेट अस सी कि जो ट्रूस है वो कितना सस्टेनेबल रहता है, या फिर वापस से कुछ अटैक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोनों देशों के बीच में। और इस पर्टिकुलर पूरे के पूरा ये जो पिछले 1 महीने में ये जो इश्यूज आए हैं, इसके अंदर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि मल्टीपल देश इसमें इन्वॉल्व रहे। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि 3,000 लोग यहाँ पे उनकी डेथ हुई ईरान के अंदर, 2,000 लोगों की लगभग डेथ हुई लेबनान के अंदर, 23 लोगों की डेथ हुई इसराइल के अंदर। एंड इस तरह से लगभग 12 देश थे टोटल जिनमें कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ डैमेज हुआ। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको दुनिया में इसका देखने को। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि स्पेशल इंटेंसिव विजन जो SIR एक्सरसाइज हुई, इसमें टोटल 9 स्टेट्स और जो 3 UTs थी ना, इसमें लगभग 10% इलेक्टोरेट का रिडक्शन हुआ है। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि लगभग पहले 50 करोड़ के आसपास यहाँ पर वोटर्स थे, वो लगभग 10% कम होकर 45 करोड़ अब यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन देखने को मिली वो दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पर लगभग 83 लाख लोगों के यहाँ पे नाम काटे गए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें परसेंटेज टर्म्स में, तो वहाँ पर अंडमान निकोबार, जहाँ पर 16.6% यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे वो कट किए गए हैं। उसी तरह से देखो, एक दुखद खबर भी है। आशा भोसले जी के बारे में आप जानते होंगे। इनका कल यहाँ पे मुंबई में इनका डेथ हुआ। एंड बहुत ही लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर रही हमारी इंडस्ट्री की। एंड इनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स थे, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, इन सब यहाँ पे सम्मान भी इनको यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इनके जो गाने थे, इनके जो गीत थे, वो पूरी दुनिया भर के अंदर आपको फेमस देखने को मिल जाएंगे। लगभग 12,000 इन्होंने टोटल गाने गाए, इंडियन एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर। एंड बहुत ही हमारी प्लेबैक सिंगिंग के एक बहुत ही बड़े नाम थे। ठीक है। तो काफ़ी दुखद खबर हमें यहाँ पे कल देखने को मिली। दोस्तों, डेट है आज की 13 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, आज का जो दिन है ना, 13 अप्रैल का, ये देश भर में अलग अलग त्योहारों के तौर पर मनाया जाता है। किसी जगह बैसाखी के नाम से, किसी जगह विशु के नाम से, किसी जगह बिशप के नाम से, किसी जगह बहाग बिहू, पोयला बैशाख, ये अलग अलग नाम हैं। पर सब लोग साथ मिलकर आते हैं। ठीक है। हमारी जो अच्छी फसल होती है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसको यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं और खुशी मनाते हैं। तो एक तरह से ना, लोगों का साथ में आना हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये बताता है। डेफिनेटली आपके एरिया में किस तरह से मनाया जाता है आप भी जरूर कमेंट में बता सकते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए, तो आप इस PDF सेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, ऋषभ शर्मा सर PW। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो बॉक्साइट माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। दोस्तों, अभी पता क्या हुआ? ओडिशा के अंदर यहाँ पर बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैशेस हुए। किसके बीच में क्लैशेस? जो लोकल ट्राइबल लोग थे वो, एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो माइनिंग कर रहे थे। अब पॉइंट आता है, ऐसा क्यों? देखो, होता पता क्या है, अगर आपको यहाँ पर माइनिंग करनी है तो उस केस में ग्राम सभा से जो मंजूरी लेनी वो अनिवार्य है। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? ऐसा है आपके जो पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, उस केस में आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत ये बातें यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पर
हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं उनका ये कहना है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो उड़ीसा में माइनिंग हो रही है, इसके लिए ग्राम सभा से कुछ पूछा ही नहीं गया। ग्राम सभा से कुछ जेन्युइनली कंसल्टेशन की ही नहीं गई। अब इससे क्या हो रहा है, इस माइनिंग से कहीं ना कहीं जो पेड़ वगैरह हैं वो काटे जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, वाटर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट आ रहा है, और इस वजह से जो ट्राइबल लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले पुलिस और विलेजर्स के बीच में। तो एक तरफ बात हो रही है कि माइनिंग के माध्यम से डेवलपमेंट करो, और दूसरी तरफ बात हो रही है कि नहीं देखो वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनके भी तो कुछ राइट्स हैं, हम उनका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। और खासकर उड़ीसा जैसे रीजन के अंदर जहाँ पर रिसोर्सेज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये वही डिबेट है, डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट वाली जो आपको डिबेट देखने को मिलती है, तो ये अभी यहाँ पे उड़ीसा में आपको देखने को मिल रही है। अब सवाल आता है कि सर बॉक्साइट होता क्या है जिसके लिए रिगार्डिंग ये माइनिंग हो रही है। देखो बॉक्साइट ना दरअसल में एल्यूमिनियम की ही ओर है, ठीक है। आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हो अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर, एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह भी बनते हैं, एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें एल्यूमिनियम से बनती हैं। तो उसकी जो ओर है वो आपकी बॉक्साइट ही होती है। बॉक्साइट अपने आप में थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, पोरस रहता है, एंड ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड इसमें एल्यूमिनियम कंटेंट अच्छा खासा होता है। ये उतना हार्ड नहीं होता, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा एक तो एल्यूमिनियम बनाने के अंदर ही, उसके अलावा रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो होते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स उनको बोला जाता है, देखो कुछ ऐसे मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं जिनको ना हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएँ, और उस हाई टेम्परेचर में भी वो मेल्ट ना हो। तो बॉक्साइट का उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। फिर एब्रेसिव एब्रेसिव होते हैं कुछ खुरदरे, जैसे कई बार ना मान लो किसी चीज़ को आपने रगड़ना होता है, तो रगड़ने के लिए आपको यहाँ पे एक खुरदरा मटेरियल आपको चाहिए होता है, उसको बनाने के लिए आपका बॉक्साइट का यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कि घर में कुछ पुराना रंग था, उस पुराने रंग को हटाना होता है, फिर नए रंग को लगाना होता है, उसके लिए जो खुरदरा मटेरियल चाहिए होता है वो भी बॉक्साइट से बनता है। ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी आपका बॉक्साइट का एक रिक्वायरमेंट होता है। अब बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, देखो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली पाया जाता है, जैसे आपका गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इन देशों में आपको अच्छे खासे रिजर्व इसको देखने को मिल जाएंगे। भारत की अगर आप बात करोगे तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आपको मेजर रिजर्व देखने को मिलते हैं। देखो रिजर्व्स जो हैं वो सबसे बड़े आपके बॉक्साइट के गिनी और ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, पर जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की, वहां पर सबसे बड़ा नाम आता है चाइना का। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता है आपका एल्यूमिनियम का, एंड उसके बाद भारत है, फिर रशिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, जैसे आपका पंच पटमाली, ये कोरापुट में है, सिजीमाली, ठीक है, ये आपका रायगढ़ कालाहांडी में, नियमगिरी हिल्स कालाहांडी रायगढ़, ठीक है, और ऐसे ही आपका गंध मर्दन ये आपका बारगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उड़ीसा जो है वो भारत का लगभग बॉक्साइट रिसोर्सेज का 41% है, और 70% प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके पास में रिफाइनरी भी है, जैसे फॉर एग्जांपल लांजीगढ़ में। तो वहां पर क्या हुआ ना कि बॉक्साइट आपने यहाँ से लिया एंड आपको उसको रिफाइनरी में भेज दिया, वहां से एल्यूमिनियम का अच्छे से प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे उड़ीसा की बॉक्साइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देश की तरक्की के अंदर। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज FIU एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक MOU हुआ है। सबसे पहले इन दोनों बॉडीज के बारे में आपको समझा देता हूं। देखो इसका नाम देखो, FIUIND का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अब नाम में ना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, देखो आप लोग भी बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन करते हो, चलो आपकी ट्रांजेक्शन को तो कुछ नहीं, पर कुछ बहुत सारी इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती हैं, किसी को पैसा भेजा जाता है, किसी से पैसा रिसीव किया जाता है, और कई बार ना हमें उनको देखना होता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इन ट्रांजैक्शन के अंदर, कहीं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कहीं ये पैसा टेररिज्म के लिए तो नहीं लाया जा रहा। ये सारा चीज़ों का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करना वो FIUIND की ही जिम्मेदारी है। इसको 2004 में बनाया गया था, एंड यहाँ पर ये इंडिया में भी और इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ध्यान रखिएगा कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रिपोर्ट करती है EIC, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा चेयर की जाती है। ये है FIUIND। इसके अलावा हमारी एक और बॉडी है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। अब ये बात करता है देश में साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। अब क्या पर्पज है, देखो देश भर में ना अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है ना। स्टेट्स की अपनी पुलिसिंग होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैं। उनके बीच में कैसे
आपसी सामंजस्य बिठाया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए उनके एफर्ट्स था, ताकि हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कर पाएं और साइबर क्राइम्स को इस तरह से रोक पाएं। तो यही काम है I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसके माध्यम से आपके साथ कुछ अगर साइबर फ्रॉड हुआ है, आप सीधा इस पोर्टल पे जाके उस फ्रॉड को बता सकते हो। फिर नेशनल क्राइम या नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में रिसर्च करने के लिए फॉरेंसिक की मदद चाहिए होती है, राइट। आप लोगों ने देखा ही होगा अलग अलग मूवीज और टीवी सीरियल्स के अंदर, तो फॉरेंसिक का भी यहाँ पे काम है। एंड सिमिलरली साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। अब यही जो दो मैंने एंटिटीज बताई ना, एक I4C और साथ साथ आपका FIUIND, इन दोनों के बीच में क्या साइन हुआ है, एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि साथ मिलकर काम किया जा पाए। देश भर के लेवल के ऊपर हम इंश्योर कर पाए कि कैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, इंश्योर करना है कुछ रेड फ्लैग इंडिकेटर। रेड फ्लैग होता है कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको यहाँ पे कैसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचा पाएं, गाइडलाइंस हम यहाँ पे अच्छे से दे पाएं, ताकि साइबर फ्रॉड रोका जा पाए। इसीलिए यहाँ पर ये जो MOU है इन दोनों बॉडीज के बीच में यहाँ पे साइन हुआ है। अब आज के टाइम जहाँ पर डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे रेडी रहना होगा, और ये MOU दरअसल में उसी में हमारी भी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है टेम्परेचर कंट्रोल्ड नैनो मटेरियल्स। देखो नैनो मटेरियल आप समझते हो, हाँ सर। नैनो मटेरियल की जब हम बात करते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये 1 to 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर, इस साइज के यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब जब आपने इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा कर दिया ना, उससे ना एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इनकी निकल के आती है, वो होती है कि इनकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आप नोटिस करो, जब आपने उनको बहुत ही माइक्रो स्केल के ऊपर, मतलब नैनोमीटर स्केल के ऊपर आप जब उसको ले आए हो ना, तो उनके कुछ बिहेवियर जो है वो बदल जाते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती हैं, स्ट्रक्चर बदल जाता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उनकी बदल जाती हैं। ये तो मीनिंग होता है नैनो मटेरियल का। पर जब उसके साथ ये वर्ड मैंने अटैच कर दिया ना, टेम्परेचर कंट्रोल नैनो मटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, ये वो नैनो मटेरियल्स हैं जिनके टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टी बदलती हैं। मतलब कि एक नैनो मटेरियल है, मान लो जब हमने उसका टेम्परेचर ज्यादा रख रखा था, तो हो सकता है कि उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी खासी थी, टेम्परेचर कम कर दिया तो प्रॉपर्टीज चली गई। ये होता है टेम्परेचर के साथ चेंजेस लेकर आना नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज के अंदर, इनको हम बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड नैनो मटेरियल्स, ठीक है ना। तो इनमें नॉर्मली हमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो यही है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट अक्सर कम होता है, ट्रांजिशन होता है एक तरह का, थर्मल सेंसिटिविटी हाई होती है। थर्मल सेंसिटिविटी हाई क्यों होती है? क्योंकि देखो मैंने बताया ना, टेम्परेचर चेंज करने से इनमें कुछ वेरिएशन आएंगे, तो थर्मल सेंसिटिविटी हाई होने के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, स्टिमुलाई मतलब कुछ चेंजेस करने से उनमें कुछ बदलाव आना, जैसे टेम्परेचर में चेंज किया तो शेप में बदलाव आ गया, कंडक्टिविटी में बदलाव आ गया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बदल गई। अब इनका फायदा कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी डिवाइसेस बनाने के ऊपर, आपने कुछ बल्ब बनाना है, आपने कुछ AC बनाना है, कुछ और आपने इस तरह से चीजें काम करनी है, तो वहां पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी इस तरह से। बाकी बायोमेडिकल और डिलीवरी सिस्टम के अंदर भी, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर प्रिसाइज डिलीवरी, अपने प्रिसाइज ड्रग को यहाँ पे भेजना है, तो उसमें भी यहाँ पे इसका काम आ सकता है टेम्परेचर का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब पता क्या हुआ क्या है कि हमारे यहाँ पे ना एक सेंटर है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ये है बैंगलोर के अंदर। ये जो सेंटर है ना, ये काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर भारत के जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल नैनो मटेरियल के अंदर एक बहुत ही ब्रेक थ्रू यहाँ पे अचीव किया है, एंड इसका फायदा भारत को बहुत ज्यादा होगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है ना। तो रिसर्चर्स ने ये दिखाया कि कैसे नैनो मटेरियल्स को हम नैनो डिस्क से नैनो शीट में स्विच करवा सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करवा के। तो कहीं ना कहीं बहुत आराम से वो यहाँ पे इनके शेप में बदलाव यहाँ पे लेकर आ पाते हैं, एंड इस वजह से उनकी नई नई जो प्रॉपर्टीज है वो सामने आ सकती हैं। तो ये जो ज्वाइंट रिसर्च थी ये करी गई सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस और साथ ही साथ आपके जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, इन्होंने मिलकर यहाँ पे रिसर्च करी, एंड इससे ये इंश्योर हो पाया कि भारत भी अब टेम्परेचर कंट्रोल्ड नैनो मटेरियल्स में बहुत ही शानदार लेवल के ऊपर यहाँ पे पहुंच गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा IADT, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप सबको पता होगा भारत का गगनयान मिशन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एम्बिशियस मिशन है भारत का गगनयान मिशन।
एंड इसमें क्या होगा, भारत का पहला क्रूड स्पेस फ्लाइट होगी। क्रूज मतलब यहाँ पे आपका क्रू मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कशन किया था इसके बारे में। अब यहाँ पर हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, कहाँ, 400 किलोमीटर, ठीक है, आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 400 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, बेसिकली ये लो अर्थ ऑर्बिट में आता है, वहां पर हम इनको भेजेंगे 3 दिन के मिशन के लिए, ठीक है। 3 दिन का मिशन कंप्लीट होगा तो वापस इनको लैंडिंग करवानी होगी। कहाँ पर लैंडिंग करवाएंगे इनकी, इंडियन ओशन के अंदर, मतलब पानी में गिरेंगे वो। तो उसके लिए तो भाई टेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी एक टेस्ट कर रखा था, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। अब सेकंड हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 हमने यहाँ पे कंडक्ट करवाया है इसरो के माध्यम से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप नोटिस कर पाओगे, हमने ना बेसिकली हमने एक एक क्रू मॉड्यूल बनाया डमी जैसा, मतलब बाद में जब कंप्लीट होगा ना गगनयान मिशन, उस टाइम के ऊपर भी हमारा जिसमें क्रू मेंबर्स होंगे वो एक डब्बा होगा, एक डब्बा कह लो, एक बड़ा सा बॉक्स कह लो, ठीक है। तो हमने वैसा ही एक सिमिलर तरह का लगभग 5 टन का जो मॉड्यूल था, वो 3 से 4 किलोमीटर की हाइट से इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर है ना, इससे हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे गिरवाया। एंड फिर पैराशूट्स के माध्यम से हमने उसकी स्पीड को यहाँ पे कम करवाया, लगभग 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड करवाई। एंड फिर जाके जो मॉड्यूल था वो सी में लैंड किया बहुत ही धीरे की स्पीड के साथ। एंड फिर उसको यहाँ पे इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे रिकवर कर लिया। इससे हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो गगनयान मिशन पर गए हैं, उनकी रिकवरी, उनकी जो मतलब उनकी वापसी है वो सेफ्टी ढंग से यहाँ पे हो पाए। री एंट्री के समय उनकी एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है और उसके लिए ये चीज़ करी गई। और इससे आपका इसरो, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, नेवी, ये साथ मिलकर सारे कैसे काम कर सकते हैं उसका भी हमें यहाँ पे और अच्छे से हमें आइडिया यहाँ पे लग पाया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत अब इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन गया है और ये काफ़ी अपने आप में सक्सेसफुल टेस्ट हमें देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है डानकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि डीएफसीज होते क्या हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखो, आप लोग जानते होंगे कि जब हम ट्रेन की बात करते हैं ना, तो देखो एक होती हैं पैसेंजर गाड़ियां, ठीक है, मान लो एक ट्रैक है यहाँ पे, ये है आपका गाड़ियों का ट्रैक। अब पॉइंट पता क्या है, अगर इसी ट्रैक के ऊपर पैसेंजर गाड़ी चलेगी और इसी ट्रैक के ऊपर आपकी माल गाड़ी, आपकी जो फ्रेट ट्रेन होती है वो चलेगी, तो उस चक्कर में पता क्या होता है, आपकी जो फ्रेट ट्रेन है ना उसको बार बार रोका जाता है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि बोला जाता है कि ठीक है यार पैसेंजर ट्रेन है, इसको पहले निकलने दिया जाए, फ्रेट ट्रेन को रोक देते हैं मालगाड़ी को, और इस चक्कर में कई बार घंटों घंटों तक आपकी जो मालगाड़ी है उसको रोका जाता है। उस चक्कर में वो काफ़ी लेट पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, इससे उसकी टाइम ओवररन हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये सब इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारा एक पैसेंजर ट्रैक अलग होगा एंड एट द सेम टाइम हमारा जो कार्गो वाला जो होगा, जो फ्रेट ट्रेन होगी, उनके लिए एक डेडिकेटेड अलग नेटवर्क होगा। उससे फायदा ये होगा कि अननेसेसरी अब मालगाड़ी को कहीं ना कहीं हर जगह रुकना नहीं पड़ेगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। भारत का बारे में जानते होंगे कि बाकी देशों के मुकाबले भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है। भारत चाहता है कि इसको 8 से 10% के बीच में यहाँ पे लेकर आना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जानते होंगे कि जो रेलगाड़ी से ना फ्रेट शेयर है उसको हमें इंक्रीज करना है बाय 2030 अप टू 45%। पॉइंट पता क्या है, देखो अगर हम बात करें आज से लगभग 15 साल पहले की, तो पहले रेलगाड़ी का अच्छा खासा इस्तेमाल होता था हमें सामान भेजने के लिए, पर पिछले 15 साल के अंदर हमने नोटिस किया है कि जो रेलवेज का शेयर है ना वो रिड्यूस होता जा रहा है। अब एज पर द नेशनल रेल प्लान हम चाहते हैं कि नहीं यार, वापस से इस शेयर को, परसेंटेज शेयर जो रोडवेज नेटवर्क की तरफ चला गया है उसको हम वापस लेकर आएं रेलवेज की तरफ, क्योंकि रेलवेज अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। सो दैट इज वाई हमारा टारगेट है 45% रेल फ्रेट शेयर को लेकर आना बाय 2030। उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये इनिशिएटिव हमने 2006 में इस तरह से स्टार्ट किया था डीएफसी का, और इसके लिए हमारी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आपको एक एसपीवी देखने को मिल जाएगी। अब इसके लिए जो पैसा वगैरह होता है उसको सपोर्ट कर रहा है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और साथ साथ आपका जो वर्ल्ड बैंक है। ऑलरेडी आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि आपका लुधियाना से डानकुनी के बीच में है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि दादरी और मुंबई का जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, ट्रस्ट है, उसके बीच में है। और भी बहुत सारे प्रपोज हैं, जैसे आपका ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, डानकुनी सूरत। तो एक्चुअली यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये इसी की है। यहाँ सूरत गुजरात से यहाँ पे आपका डानकुनी जो है वेस्ट बंगाल में।
जैसे लुधियाना की मैंने बात करी थी ना, तो पंजाब से वो आपका इस तरह से वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ऐसे भारत अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर्स यहाँ पे आज के समय बना रहा है। अभी रिसेंटली बात हुई डानकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो बोला गया है कि जल्दी से जल्दी भाई इसको आप कंप्लीट करिए, सो दैट कि यहाँ पर ये कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी हो पाए। मतलब ये लगभग 2000 किलोमीटर का आपको फ्रेट कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेस्ट बंगाल और गुजरात को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। एंड ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ भी इंटीग्रेटेड है। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो आपका ईस्टर्न डीएफसी था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो लुधियाना पंजाब से लेकर डानकुनी वेस्ट बंगाल तक ही था। तो उसके साथ भी ये इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपका डानकुनी सूरत है ना, ये आप नोटिस कर पाओगे, ये आपका वेस्ट बंगाल तो था ही था, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, उससे पहले यहाँ पे उड़ीसा आ जाता है, पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे पास होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि हमारी जो फ्रेट की मूवमेंट होती है काफ़ी तेज़ी से हो जाती है। एंड इसको यहाँ पे हम पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ, और इससे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट किए गए थे 1858 में। यस, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड जो मैंने आपसे पूछा था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अंतर, देखो नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं ना हम लोग, जब हम जीडीपी निकालते हैं हम उनको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन पे एडजस्ट नहीं किया जाता। वाइल ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, वो कांस्टेंट मार्केट मतलब कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर निकाला जाता है। राइट, हाँ, एक बेस ईयर को हम यहाँ पे लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो बात कह रहा है कि इसमें एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनके प्राइस, उनका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है बस वो अलग है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि हाई कोर्ट का जज है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के ऑर्डर के माध्यम से रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। देखो हाई कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर जो होता है उसी से रिमूव किया जा सकता है। और वो जो ऑर्डर होगा इट इज बेस्ड ऑन अ मोशन विच इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। आखिरी स्टेटमेंट की बात करें, सॉइल सखीज की जो ट्रेनिंग होती है, देखो मैंने उसके लिए बताया था आपको, एक मानदेशी फाउंडेशन है वो यहाँ पे इसको ट्रेनिंग को देखता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।